पाकिस्तान में भारत के नाम का नया अनलिमिटेड डर है। पाकिस्तानी सेना से लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तक डर वाली इस नई पिक्चर के खलनायक हैं। हर किसी को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सता रहा है। ऑफ कोर्स भारतीय सेना इस फिल्म का हीरो ही है, लेकिन उनको खौफ इस बात का है कि पाकिस्तान पर फिर से हमला होने वाला है। भारत इस बार क्या विनाश लाने वाला है, यह वो सवाल है जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाक फौज को खाए जा रहा है। उन्हें डर इस बात का भी है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में इस बार पीओके जाने वाला है। यह सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद से पूरे पाकिस्तान में वायरल है। उन्होंने भारत को अविभाजित घर और पीओके को उस घर का कमरा बताकर पड़ोस में हड़कंप ला दिया है। पाकिस्तान का डर के मारे हाल बेहाल है और इसका सबूत है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बड़बोलापन वाला एक्सपोस्ट। ध्यान से देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जहर वाली बात लिखी है। पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ है और पाकिस्तान के रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में होगा। ये सोचने के पहले और बाद में दोनों में नहीं सोचते हैं। खैर, ये वही बड़बोले ख्वाजा आसिफ हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के समय कांप उठे थे। भारत के ड्रोन अटैक पर डर के मारे कहा था कि हमने यह हमला इसलिए नहीं रोका क्योंकि इससे हमारी डिफेंस लोकेशन पता चल जाती है, जबकि सच्चाई यह थी कि पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम उस समय बेअसर साबित हो गए थे। खैर, ख्वाजा आसिफ को पता होना चाहिए कि 3 दिन पहले ही भारतीय वायुसेना चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के 4 या 5 F-16 फाइटर जेट और J-17 मार गिराए थे। ख्वाजा आसिफ को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान आज भी उन फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दबा हुआ है। Struck their a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. Because of this our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. We have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers. ख्वाजा आसिफ से ठीक पहले पाकिस्तान की सेना भी बड़बोलापन दिखा चुकी है। 2 दिन पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो इस बार तबाही मचेगी। किसकी? हम बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान की सेना का यह बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस स्टेटमेंट पर आया जिसमें उन्होंने राजस्थान पहुंचकर कहा था कि पाकिस्तान ने इस बार कोई मिस एडवेंचर किया तो नक्शे से मिट जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। सुना आपने? पाकिस्तान में इन बयानों का खौफ है, लेकिन पीओके से अवैध कब्जा छूटने का डर भी 7वें आसमान पर है। पीओके में पिछले हफ्ते 6 दिनों तक लगातार आंदोलन हुए। उनके सैनिकों की वर्दियां 10-10 रुपए में बेची गई हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के सैनिक पीओके में क्या कर रहे थे? पहले सवाल तो यह होता है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की काफी धुलाई की। शाहबाज शरीफ और मुनीर को 21 पॉइंट पर समझौता करना पड़ा और सरेंडर करना पड़ा, आप यह समझ लें। लेकिन इस बीच पीओके पर संघ प्रमुख के एक बड़े बयान से
पाकिस्तान में घबराहट की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है। मोहन भागवत ने कहा, भारत एक अविभाजित घर है, उस घर के कमरे में किसी ने कब्जा कर लिया है, कल मुझे उसे वापस लेकर वहां अपना डेरा डालना है। इसीलिए स्मरण रखना है कि यह अविभाजित भारत है। यानी संदेश साफ है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिसे हर हाल में वापस लेना है। तो क्या यह शुभ कार्य भी अतिशीघ्र होने वाला है? पाकिस्तान की सेना और ख्वाजा आसिफ संकेतों में कही गई संघ प्रमुख की यह बड़ी बात कान खोलकर सुन लें। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है, कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। सुना आपने संघ प्रमुख के पीओके वाले बयान की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह हो रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है, वही भारत में अब यह बहस जोरों पर है कि पीओके भारत में कब मिलेगा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को आजादी कब मिलेगी? कोई कह रहा है अखंड भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा, कोई बहुत जल्द पीओके के भारत में शामिल होने का दावा कर रहा है। निस्संदेह ये अखंड भारत का हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा भी करेंगे। जो वहाँ की मुक्ति के लिए जो समाज संकल्पित है, वो मुक्ति का संकल्प भी पूरा होगा। ये जो लोग आज भारत के बारे में बता रहे हैं, आखिर आरएसएस के मुख्यालय में आज़ादी के बाद बहुत वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया जाता था। ये राष्ट्र की बात क्या करेंगे? पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, अवाम है, वो खुद ही इस बात की मांग कर रही है कि हमें भारत में शामिल होना है। उसकी मूवमेंट, उसके लिए आवाज़ें उठ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। आपकी सरकार है और आपकी सरकार बटन दबा करके युद्ध रोक देती है, तो आपके बस का नहीं है। तो ऐसी बातें मत करें कि आप ले लेंगे, आपके बस का नहीं है। मोहन भागवत के बयान से स्वयंसेवक भी जोश में। इन दिनों राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संघ के स्वयंसेवक का पथ संचलन चल रहा है। देश के जवानों का जोश और आम लोगों का जोश बढ़ाने वाली इस गतिविधि की कुछ तस्वीरें भी आई हैं, आप जरूर देखें। इस सबसे जरा फोकस दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा फोकस पूरी दुनिया का है रशिया यूक्रेन वॉर पर, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है। और अब ये क्या नए युद्ध की शुरुआत है? एक नए युद्ध की शुरुआत क्यों? क्योंकि उस इलाके में जनरल विंटर सबसे खतरनाक होता है। जनरल विंटर। बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। पिछले 24 घंटे से जारी भीषण बमबारी की। रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 24 घंटे में नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। विजुअल्स देखिए जरा, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरा यूरोप दहशत में है। यूक्रेन ने सीधे रूस के पावर स्टेशंस को निशाना बनाया और इसका असर दिख रहा है। बेलग्रोद समेत रूस के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं। वहीं रूस की जवाबी कार्रवाई ने तबाही का मंजर और खौफ बढ़ा दिया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल्स दागी गई हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन में विंटर वॉर वाला चैप्टर शुरू हो गया? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल हो जाएंगे, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे पर चारों दिशाओं से बारूदी महाविनाश की नई पटकथा लिख रहे हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शॉफ कीव के दौरे पर हैं, जिस वक्त वो युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उससे चंद घंटे पहले पुतिन ने यूक्रेन समेत यूरोप को याद दिला दिया कि आखिर रूस कितना ताकतवर है।
इस इमारत से उठती आग की लपटें देखिए। यूक्रेन के लवीव शहर में रूस ने एक साथ कई मिसाइल दागी। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में सिर्फ धमाकों का शोर सुनाई दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन के पावर स्टेशंस को निशाना बना रहा है। चेरनिहिव में रूस ने गैस स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया। रूस ने एक साथ 700 ड्रोन 50 मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन के पश्चिमी शहरों पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने 140 शाही ड्रोन और 23 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे। रूस के हमले में लवीव शहर में अंधेरा छा गया। रूस के विनाशक हमलों के बाद यूक्रेन ने भी अपनी बारूदी ताकत दिखाई। यूक्रेन ने घातक हमलों से क्रीमिया की पावर लाइन को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की। ये क्रीमिया में रूस का फ्यूल टर्मिनल है। इसमें 2.5 लाख टन तक ईंधन रखा जा सकता है। यहाँ से उठने वाली आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना घातक होगा। अब यूक्रेनी अटैक का एक और वीडियो देखिए। ये रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी यूनिट है जो पूरी तरह से आग में घिरी हुई है। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक का ये एक और वीडियो है। यहाँ दागा गया एक ड्रोन रिफाइनरी पर बम की तरह फटा और फिर इसके बाद का मंजर आपके सामने है। यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट किया। यह रूस का स्वेडलोव प्लांट है। यह रूस के बड़े बारूदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। यूक्रेन ने यहां भी कई ड्रोन्स दागे। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस में बेलगोरोद के थर्मल पावर प्लांट में भी अटैक किया। इसके बाद बेलगोरोद के 40,000 से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने रूस पर 250 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन ने रूस के कई पावर स्टेशंस को निशाना बनाया। रूस के साकी और काचा हवाई अड्डों के पास भी धमाके की खबर है। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद डिपो पर भी हमले किए। क्रीमिया में 50% फ्यूल स्टेशन ने पेट्रोल की बिक्री रोक दी। पिछले 2 महीने में यूक्रेन ने रूस की 38 में से 16 ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश के राउंड 2 की शुरुआत हो गई है और ये युद्ध जल्द रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई एक अहम खबर की। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर हमले की कोशिश हुई है। एक वकील ने कोर्ट रूम में उन पर जूता फेंकने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि एक वकील सुनवाई के दौरान CJI के डायस के करीब गया, फिर अचानक अपना जूता उतारकर CJI की तरफ फेंकने की कोशिश करने लगा। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते वकील को रोक लिया। इसके बाद उस वकील को कोर्ट रूम से बाहर किया गया और बाहर निकलते हुए उसने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। फिर तुरंत आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में CJI के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। माना जा रहा है कि यह घटना खजुराहो में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति से जुड़े एक पुराने मामले में CJI की टिप्पणी को लेकर हुई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने ऐसी घटना से इनकार करते हुए बस इतना कहा कि एक आदमी कोर्ट रूम में शोर मचा रहा था, उसे निकाल दिया गया। इस घटना के दौरान CJI ने शांति बनाए रखने और कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि हम इन सब से विचलित नहीं होते, आप लोग अपनी दलील जारी रखें। बताया जा रहा है कि वकील के पास सुप्रीम कोर्ट का प्रॉक्सिमिटी कार्ड था, जो वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को जारी होता है। CJI पर जूता फेंकने वाले वकील का नाम राकेश किशोर है, जो दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है। वकील की उम्र करीब 60 साल है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पंजीकृत सदस्य था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराया था। इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई की है। उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में CJI गवई ने रजिस्ट्री अफसरों से कहा था कि जस्ट इग्नोर, यानी कोई कार्रवाई नहीं की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई जी से बातचीत की है। हमारे समाज में ऐसी निंदनीय घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। ये कृत्य अत्यंत निंदनीय है। ऐसी स्थिति में भी जस्टिस गवई ने जो संयम दिखाया वो प्रशंसनीय है। ये न्याय के मूल्यों और हमारे संविधान की भावना को सशक्त करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इस घटना की निंदा की है। हालांकि इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सियासी एक्शन
जरूर देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से किए गए एक सोशल मीडिया में लिखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं पर हमले को सामान्य बना दिया है, असहमति की आवाजों को बदनाम किया है और डर फैलाने वालों को इनाम दिया है। आज की घटना उसकी सबसे खतरनाक झलक है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बयान जारी किया, कहा कि यह सिर्फ सीजेआई पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। पहले आप इस पूरे मामले पर हो रही बयानबाजी देखें, फिर इस घटना का सनातन वाला कनेक्शन भी समझाएंगे। देखिए, हमारे बार के वो मेंबर हैं जो हमने अभी इंक्वायर किया और पता चला कि वो 2011 के मेंबर हैं। बट बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से आइडियोलॉजिकल अटैक है सुप्रीम कोर्ट के। जहर फैलाने के लिए इस देश में सारे काम हुआ है और उसी मानववादी ताकतों ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने के लिए ऐसा काम किया है। सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश के बाद आरोपी वकील ने कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इसीलिए यह माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले भगवान विष्णु की मूर्ति की मरम्मत को लेकर सीजेआई गवाही की टिप्पणियों से आरोपी वकील नाराज था। दरअसल सीजेआई ने 16 सितंबर को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका खारिज की थी। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। ये एक पुरातात्विक स्थल है और एएसआई को अनुमति देने की आवश्यकता है, क्षमा करें। सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहस बढ़ी तो सीजीआई ने सफाई दी। उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हालांकि इसके बाद भी ये विवाद पूरी तरह नहीं थमा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े। उन्होंने तब सीजीआई की टिप्पणी पर क्या कुछ कहा। भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, वो भी उस देश में जहां पर संयम और धैर्य अपने आप में एक मिसाल होती है। फिक्र में अब चुनावी राज्य बिहार की फाइल खोलते हैं। जिस तारीख का सबको इंतजार था आज वो घोषित हो गई है। चुनावी सायरन बज चुका है। कब वोटिंग होगी, कब काउंटिंग होगी, ये तस्वीर साफ हो गई है। जिस डेट शीट पर सबकी नजर थी वो आ चुकी है। आचार संहिता लग चुकी है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्य की कुल 243 सीटों पर सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को जो बची हुई सीटें हैं 122 सीटें, उन पर वोटिंग होगी। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी और यानी बिहार में छठ पर्व के बाद इस बार वोट डाले जाएंगे। छठ से करीब 8 दिन बाद, अगर आप समझे तो। अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो बिहार में चुनावी चरणों की संख्या घटी है। 2010 में 6, 2015 में 5, 2020 में 3 चरण में चुनाव हुए थे। इस बार सिर्फ 2 चरणों में वोटिंग होगी। इस बार के चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, महिला वोटर्स ज्यादातर पुरुष वोटर की अपेक्षा में ज्यादा वोटिंग करती हैं बिहार में। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। वहां की चुनावी राजनीति में कई चीजें पहली बार होने जा रही है। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। वोटर्स को ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो देखने को मिलेगी। सभी बूथों पर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। पहले 50 से 60% बूथ पर ही यह सुविधा होती थी। एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 वोटर्स ही होंगे, यानी वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा होगी, यानी अब बूथ तक आप अपना मोबाइल ले जा सकेंगे।
अगर सियासत के लिहाज से देखें तो लालू परिवार में दो फाड़ होने के बाद यह पहला चुनाव है। पहली बार लालू यादव के दोनों बेटे अलग अलग पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे। रामविलास पासवान के परिवार और पार्टी में दो फाड़ होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। उनकी पार्टी के भी दो हिस्से हो चुके हैं। बिहार में सबसे नई जन स्वराज पार्टी का यह पहला इम्तिहान है, जिसके सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर नेताओं की पोल खोलने वाली राजनीति से आजकल लगातार सुर्खियों में। इनका एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं। यह भी पहली बार है जब आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तारीखों की घोषणा के साथ आयोग ने एसआईआर को लेकर भी बयान दिया। यह बताया कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है। बिहार में इस बार 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने यह मांग की थी कि मतदाता सूची में काफी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए यह कदम उठाया गया। बिहार में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको बताते हैं। बिहार में इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि वहां पर जो महिला वोटर्स होती हैं वो ज्यादातर पुरुषों से ज्यादा वोटिंग में रुचि भी दिखाती हैं और हिस्सा भी लेती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा प्रॉमिसिंग भी है। बिहार में महिला वोट बैंक पर सभी दलों की नजर है, इसीलिए चुनाव में महिला वोटर्स को गेम चेंजर इसीलिए कहा जाता है। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड बताता है कि पुरुषों से ज्यादा आगे बढ़कर महिलाओं ने वोट किया है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 2020 में कुल महिला वोटर्स में से लगभग 60% महिला मतदाताओं ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों की संख्या उनसे 5% कम थी। इंटरेस्टिंग। 2015 में महिला वोट का प्रतिशत 60 को पार कर गया था। यहां भी पुरुष 7% पीछे रह गए। मतदान का यही ट्रेंड 2010 में देखने को मिला था। पिछले चुनाव में एनडीए महिलाओं की पसंद बना था। ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ महिलाओं का झुकाव होगा उधर जीत की संभावना बढ़ जाती है। इस चुनाव में क्या नतीजा होगा ये तो बाद में पता चलेगा। वैसे चुनाव की तारीख आते ही नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। जेडीयू के मुताबिक राज्य के मतदाता 14 नवंबर को यह साबित करेंगे कि विकास, सुशासन और स्थिरता का दूसरा नाम है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बदलाव को आतुर बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। वहीं जनसुराज ने लिखा 14 नवंबर आ रहा है जनसुराज। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अब बिहार में जंगल राज फिर से कभी नहीं आएगा। जब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार के लोग जो हैं इस बार चाहते हैं बदलाव हो। जो 14 नवंबर होगा उस दिन बिहार का हर एक नागरिक सीएम होगा, यानी चेंज मेकर होगा। यह चुनाव का जननी बिहार का चुनाव बनेगा। ये देश के लिए नजीर पेश करेगा। कल भी प्रेस वार्ता थी, लेकिन कल संडे था तो बैंक अकाउंट्स में पैसे नहीं डाल पा रहे थे प्रधानमंत्री जी। आज डाल दिए, घोषणा हो गई। आप बताइए, मिलीभगत नहीं है, ये गठबंधन नहीं है चुनाव आयोग का भाजपा के साथ, तो और क्या हो सकता है? हम लोग ईमानदारी और सच्चाई से लोगों का काम किया और जनता भी जानता है कि बहुत बड़ा मौका बिहार के लिए है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। उसका एक बड़ा प्रभाव, आपको बड़ा रिजल्ट जो है वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। बिहार में इस बार चुनाव से पहले हर दिन वादों के पिटारे से कुछ ना कुछ निकल रहा था।
आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले भी ऐसा ही हुआ। नीतीश सरकार ने सुबह 11 बजे पटना में पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। पटना में पहली बार मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने मेट्रो में सफर भी किया। सीएम ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी। इसके ठीक 5 घंटे बाद राज्य में चुनाव की पूरी डेट शीट जारी कर दी गई है। हो सकता है चुनावी हलचल में ये अपडेट आपसे मिस हो गया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। चुनावी तारीख आने से पहले हमने जन स्वराज के प्रशांत किशोर से बातचीत की। प्रशांत किशोर आजकल बिहार में काफी हलचल मचा रहे हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी दोनों गठबंधन के वोट काटेगी। आखिर प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ने वाले हैं, आप खुद देखें। प्रशांत किशोर जी को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का नुकसान होगा या आरजेडी का नुकसान होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग दोनों का वोट काट रहे हैं और इतना काट रहे हैं कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 वोटर इनसे पहले से कटा हुआ है। प्रशांत जी, बिहार में अच्छा भला चुनाव चल रहा था और अच्छा भला चुनाव होता था एक जमाने में, एनडीए बनाम महागठबंधन। लेकिन इस बार तीसरी पार्टी ने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये काम किसका बिगड़ेगा। तो 3 तिगाड़ा ने काम बना दिया, जनता का काम बना दिया, नेताओं का काम बिगाड़ दिया। जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही थी 20-25 सालों से, जहां लालू के डर से मोदी नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मिल रहा था मुफ्त में, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का जमाना चला गया और लोगों को एक नया विकल्प, एक नया रास्ता दिख रहा है। बिहार की चुनावी हलचल में यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। तस्वीर में दिख रही गायिका मैथिली ठाकुर के बारे में 24 घंटे से चर्चा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक मधुबनी की बेनीपट्टी या दरभंगा की अलीनगर सीट से मैथिली चुनाव में उतर सकती हैं। कल ही उनकी मुलाकात बिहार के प्रभारी और बीजेपी नेता विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हुई थी। ये फोटो खुद विनोद तावड़े ने शेयर की और उनके बिहार लौटने की इच्छा का जिक्र किया। उन्हें अनंत शुभकामनाएं दी हैं। इस पोस्ट को टैग करते हुए मैथिली ठाकुर ने भी जवाब लिखा। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय का हृदय से सम्मान और आभार जताया। इसी पोस्ट, मुलाकात और तस्वीरों के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि गायिका मैथिली ठाकुर चुनाव में किस्मत आजमा सकती हैं। फिक्र में आगे और भी खबरें हैं, लेकिन अभी 9 बड़ी खबरें तेजी से देख लेते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर जो आ रही है, चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ 7 राज्यों और 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना और राजस्थान में 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिनके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी और 20 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। आज से भारत और रूस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2025 की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में रूस से मेजर जनरल आंद्रे कोजलोव और भारत से गांडीव डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल संजय चंद्र कंडपाला के साथ दोनों देशों के सैनिक शामिल हुए हैं। ये एक्सरसाइज 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसका मुख्य लक्ष्य मिलिट्री सहयोग को बढ़ाना और काउंटर टेररिज्म रणनीति में सुधार करना शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश ने कफ सिरप कोल्ड्रिफ पर बैन लगा दिया है। कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा की पुष्टि होने के बाद यह बैन लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में अब इस सिरप का प्रिस्क्रिप्शन लिखने, बेचने और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग से 8 मरीजों की झुलसकर मौत हो गई और 17 की हालत गंभीर है। यहां से मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू वार्ड में आग लगने से गुस्साए पीड़ितों के परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद अस्पताल का स्टाफ मरीजों को छोड़ कर भाग गया था। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। उन्होंने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज सोनम वांगचुक की पत्नी को मुहैया कराए जाएं, साथ ही सोनम वांगचुक को जेल में उचित चिकित्सा सुविधा दी जाए। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है। बर्फबारी का यह दौर 48 घंटे तक जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जोजिला दर्रा में सैलानी काफी खुश नजर आए। तेज हवा के बीच बर्फबारी होती रही और गाड़ियों में सवार लोग गाड़ी खड़ी करके इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ लेने लगे। बर्फीले तूफान की वजह से माउंट एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में 1000 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। जिस जगह पर पर्वतारोही फंसे हैं वो इलाका करीब 4900 यानी करीब 4900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। बर्फ हटने
हटाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ कई बचाव दलों को लगाया गया है। कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में भारत 22 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आए, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। देश में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड और 7 एशियाई रिकॉर्ड भी बनाए हैं। पीएम मोदी ने भी पैरा एथलेटिक्स के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई दी है। इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोज के लिए नोबेल दिया जाएगा। सभी 10 दिसंबर को सम्मानित किए जाएंगे। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस एक ऐसा तरीका है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अनियंत्रित होने और कोशिकाओं पर हमला करने से रोकने में मदद मिलती है। सियासत के उस रक्त चरित्र की जिसकी तस्वीरें और वीडियो आज दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल फाइट का एपिसेंटर है पश्चिम बंगाल, जो अब सियासी हिंसा के लिए कुख्यात हो चुका है। आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से इसी रक्त चरित्र के कुछ वीडियोस आए हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ये वीडियो बंगाल की सत्ता पर विराजमान टीएमसी सरकार और वहां की पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि हमने इसे बंगाल का रक्त चरित्र नाम क्यों दिया है। आज बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी के विधायक शंकर घोष बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे थे। दोनों बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने गए थे, लेकिन इस दौरान उनके साथ जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला था। वीडियोस देखिए आप जरा, ये वीडियो देखिए। सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष तेजी से अपनी गाड़ी की ओर भाग रहे थे। भीड़ उन पर टूट पड़ी। कुछ लोग उन पर जूते और चप्पल से हमला कर रहे थे, कुछ थप्पड़ और मुक्के मार रहे थे। सेंट्रल फोर्स के जवान उन्हें बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भीड़ में शामिल लोग रुकने को राजी नहीं हैं। दोनों लोग किसी तरह गाड़ी में बैठे, लेकिन उसके बाद भी उन पर हमला जारी रहा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह बीजेपी सांसद और विधायक वहां से जान बचाकर निकले। अब दूसरा वीडियो देखिए। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष की गाड़ी पर घेर कर पत्थरबाजी की गई। उसके बाद जो दृश्य गाड़ी में नजर आया उससे हम साफ साफ आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी सांसद लहूलुहान है। उनके अलावा बीजेपी विधायक शंकर घोष भी इस हमले में घायल हो गए। जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला हुआ है। चेहरे वीडियो कैमरा में सामने आ गए हैं। क्या ममता की सरकार इन पर कार्रवाई करेगी और कितनी जल्दी? बताया जा रहा है कि हमले से पहले इलाके में करीब 500 लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिन्होंने पहले बीजेपी नेता की गाड़ी को घेर कर वापस जाओ के नारे लगाए। इसके बाद पत्थरों से हमला कर दिया। जिस वक्त इलाके से बीजेपी सांसद और विधायक की गाड़ी निकल रही है, उसके टूटे हुए शीशे में जो लोग नजर आ रहे हैं उनमें पुलिस वाले भी। इसका मतलब यह है कि हमला जिस वक्त हुआ वहां पर पुलिस भी थी। बावजूद इसके सांसद की गाड़ी को वहां से ना तो सुरक्षित निकाला जा सका, ना ही भीड़ को पत्थरबाजी से रोका जा सका। सुनिए इस हमले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा। मोहनडांगा में जो इंसिडेंट हुआ है, हम नहीं चाहते हैं उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम कभी नहीं चाहते हैं कोई इंसिडेंट हो। और ये भी ठीक है, अगर कोई फ्लैट का एरिया में 30-40 गाड़ी लेके चला जाए तो एक जनता को दुख होता है। अरे उसका बॉर्डर है, किसी के लिए और कोई इंसिडेंट हो हम नहीं चाहते हैं। आप लोग शांत रहे। ये संवेदना थी या धमकी? हमले के बाद बीजेपी, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस दोनों से सवाल पूछ रही है। बंगाल में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, ममता बनर्जी पूरी तरह से दहशत में है। अब उन्होंने पैनिक बटन दबा दिया है और खास समुदाय से जुड़े अपने गुंडों को उकसाकर बीजेपी सांसदों और विधायकों पर हमले करवा रही हैं। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया है। ममता बनर्जी, आप बीजेपी को डरा नहीं सकते। हालांकि इसके जवाब में टीएमसी की तरफ से भी तर्क दिए जा रहे हैं, जो बीजेपी के तर्कों से टकराकर और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बीजेपी सांसद और विधायक पर अपने गुंडों से हमला करवाया है। टीएमसी का जवाब आया है कि यह सब कुछ बीजेपी के बुरे कर्मों का नतीजा है।
बीजेपी का सवाल है, जो लोग मदद करने गए थे आखिर उन पर हमला क्यों किया गया? तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी नेता मदद नहीं बल्कि 10 गाड़ियों के काफिले के साथ फोटो शूट कराने और सियासी स्कोर बढ़ाने गए थे, जिससे लोग भड़क गए। बीजेपी का तर्क है कि यह सब इसलिए किया गया क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी से डरी हुई हैं, जबकि टीएमसी का तर्क है कि बीजेपी ने लोगों के साथ जो अन्याय किया है और जो अनदेखी की है उससे लोग नाराज हैं। हम आपको इसकी एक न्यूज रील भी दिखाते हैं जिसमें 2026 के चुनाव से पहले सियासत के बढ़ते तापमान को आप नेताओं के बयान में महसूस कीजिए। आज बीजेपी के जो टीम वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वहाँ पे रिलीफ वर्क के लिए गई है, लोगों से मिलने के लिए गई है। सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियाँ तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। देखिए, ये आज जो हुआ है ये भाजपा का अपना पाप का नतीजा है। 10 गाड़ी का कॉन्वॉय लेकर तस्वीर खिंचाने के लिए गया था, उसका साथ रिलीफ मटेरियल भी नहीं थे, इसीलिए वहां पर थोड़ा बहुत आदमी को गुस्सा हो गया था। कालीगढ़ से निर्देश जाके एक घटना घटाया गया और ये जो हमला, ये परिकल्पित हमला है तृणमूल कांग्रेस का के साथ वो लोग जैसे थे, ये लोग सिर्फ कभी कभी वो राजनीति करने के लिए आता है, तो ये साधारण पब्लिक एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया और गाली गलौज किया। लेकिन यहाँ पे जैसे टीएमसी गुण ने एडा किया है, जो उसका फोटो वीडियो ना आ जाए मीडिया में, कितना नुकसान हुआ, कितना क्षतिग्रस्त हुआ है पब्लिक को, आम पब्लिक को, उसका ना आए, उसीलिए उनका ऊपर अटैक हुआ है। ये सबसे दूर चलते हैं, एक अलग खबर की बात करते हैं, एकदम अलग। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन सिनेमा के थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत की। वो रजनीकांत जिनकी पहली फिल्म सन 1975 में आई थी और जो हाल ही में फिल्म कुली में दिखाई दिए हैं। पिछले 50 साल में उन्होंने नायक, विलेन, संत, मसीहा, रोबोट, हर तरह का किरदार निभाया, लेकिन अब बड़े पर्दे की चकाचौंध से छोटा सा ब्रेक लेकर रजनीकांत निकल पड़े हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। इन तस्वीरों को देखिए आप। एक तरफ वो रजनीकांत हैं जिन्हें आप पर्दे पर गुंडों से भिड़ते हुए और गरीबों की मदद करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ वह शख्स एकदम सादगी में सड़क किनारे खड़े होकर पत्तल पर भोजन खा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद ग्रहण करता है। सिनेमा की चमक धमक से दूर साधारण वस्त्रों में साधारण जीवन जीते हुए रजनीकांत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां रजनीकांत ने दयानंद आश्रम में स्वामी दयानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर गंगा आरती में भाग लिया। उसके बाद ऋषिकेश से निकलकर आज दोपहर करीब 12 बजे वो पहुंचे बद्रीनाथ। जैसे ही लोगों को पता चला कि रजनीकांत बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उनके फैंस की भीड़ लग गई। हर कोई अपने चहेते सुपरस्टार की एक झलक पाने को बेताब दिखा। रजनीकांत ने बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा की। आपको लग रहा होगा कि जिस सुपरस्टार के करोड़ों फैंस हैं, जिस शख्स के पोस्टर्स को लोग दूध से नहलाते हैं, जिसकी फिल्मों को रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट का ट्रैक मिल जाता है, आखिर उसे आध्यात्मिक यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी उतना ही साधारण है जितने साधारण रजनीकांत दिख रहे हैं। चाहे आप सुपरस्टार हो या एक आम इंसान, जीवन की असली समझ तब आती है जब आप अपने भीतर जाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा किसी व्यक्ति को मन को साफ करती है, विचारों को शांत करती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। और रजनीकांत के लिए मशहूर है कि वो अपनी फिल्मों से ब्रेक लेकर ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा पर कई बार चले जाते हैं। फिक्र में आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी खबर है, मुझे हैरान करनी है बहुत ज्यादा, क्योंकि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें पेशेंस बहुत होता है। टेस्ट ऑफ पेशेंस कहते हैं शतरंज को, लेकिन अभी जो हो रहा है वो पेशेंस नहीं है। ध्यान से देखिएगा। करोड़ों भारतीय फैंस को यह खबर शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भारत के वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश के अपमान वाली कोशिश है, और यह अपमान हुआ है शतरंज की बिसात पर। यह देखिए जरा, पहले वीडियो देखिए। इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, मुकाबले की तस्वीरें। ध्यान से देखिएगा। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा आमने सामने थे।
बुलेट राउंड के निर्णायक मोड़ पर नाकामुरा ने गुकेश को चेकमेट कर दिया। इस जीत को जिस तरह हिकारू ने सेलिब्रेट किया उस पर सवाल उठ रहे हैं। गुकेश से जीतने के बाद हिकारू कुर्सी से उठे, उन्होंने गुकेश के किंग को उठाया और वहां बैठे दर्शकों की ओर फेंक दिया। ये देखिए, गुकेश ये सब देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। हिकारू की हरकत देखने के बाद उन्होंने अपने पीसेस रीसेट किए और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। शतरंज में आमतौर पर इस तरह का व्यवहार नहीं देखने को मिलता है। खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जीतने वाले खिलाड़ी की आंखों में कभी खुशी होती है, कभी आंसू आते हैं, तो कभी हवा में पंच मारकर जीत को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस तरह विपक्षी खिलाड़ी का किंग उठाकर फेंक देने की घटना पहली बार हुई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने जानबूझकर यह हरकत की है या वायरल होने के लिए ऐसा करवाया गया। मैच के बाद हिकारू ने कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो किंग को फेंकूंगा ही, जिसके बाद कई शतरंज खिलाड़ियों ने उनका विरोध किया है। कई बार के वर्ल्ड चैंपियन रूसी ग्रैंड मास्टर व्लादिमीर क्रैमनिक, लेजेंडरी व्लादिमीर क्रैमनिक ने इसे बचकाना हरकत बताया। सिंगापुर ग्रैंड मास्टर केविन गो ने कहा है कि अगर यही शतरंज का भविष्य है तो वो इससे अलग होना पसंद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के सीईओ एमिल स्वातोस्की ने कहा है कि नाकामुरा के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी शायद ऐसा नहीं करता। हालांकि विवाद आगे बढ़ा तो इसका एक और पक्ष सामने आया। कहा गया कि यह सब कुछ फिक्स था। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे चेकमेट इवेंट के आयोजकों ने यह सबसे पहले ही फिक्स किया था। इसके लिए शतरंज को नए क्लेवर में पेश करने वाला तर्क दिया गया। आयोजकों ने सफाई देने और माफी मांगने की जगह कटाक्ष से भरा बचकाना तर्क दिया। कहा कि हम स्वीकार करते हैं हमने खिलाड़ियों को मौज मस्ती करने, दर्शकों को खुश करने और शिष्टाचार का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया। अगर खिलाड़ियों, लाइव दर्शकों और ज्यादातर ऑनलाइन दर्शकों को मजा आया हो तो हम माफी मांगते हैं। फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समंदर में भारतीय नेवी के शौर्य की। समंदर में भारतीय नेवी ने एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया है। भारतीय नौसेना ने आज अपने बेड़े में एक और धाकड़ योद्धा जोड़ा है। नाम है आईएनएस आनंदरोथ। इसकी बारूद बरसाने की ताकत देखिए। यह पानी के अंदर छिपे दुश्मनों को मिनटों में ढेर करने की क्षमता रखता है। आज इसे नौसेना की फ्लीट में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया है। यह है देश का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट जो पानी के अंदर छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों का सफाया करने के लिए तैयार है। लक्षद्वीप के सुंदर द्वीप समूह आंद्रोथ से इसका नाम आईएनएस आंद्रोथ लिया गया है और इस नाम की तरह ही यह जहाज भी हिंद महासागर में भारत की शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कुछ खास बातें जान लीजिए। इसकी लंबाई 77 मीटर से ज्यादा है। समंदर की लहरों पर 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें पूरी तरह स्वदेशी निर्मित रॉकेट लॉन्चर फिट किया गया। यह टॉर्पीडो ट्यूब से भी लैस है। इसमें नेवल सरफेस गन है। इसमें एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। इसके साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम भी है। इसका एडवांस कॉम्बैट सिस्टम बेजोड़ है। यह समंदर की निगरानी करने और तटीय सुरक्षा को और रेस्क्यू ऑपरेशंस में बेमिसाल है।